नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर डिस्कस करेंगे वो है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था या कहिए स्थानीय स्वशासन। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिस्क्रिप्टिव में भी बहुत महत्वपूर्ण है, डिस्क्रिप्टिव के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे इसमें आपको फैक्ट्स भी मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो स्थानीय स्वशासन है ये ऐसा नहीं है कि ये आधुनिक अवधारणा है, ये आधुनिक समय में आई है। ठीक है। वास्तव में अगर आपने वैदिक काल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हो तो वैदिक काल में जो प्रशासन की व्यवस्थाएं थी, जो प्रशासन की इकाइयां थी, वो क्या थी? कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। और इसमें जो ग्राम था, इसका जो प्रमुख होता था वो था ग्रामीणी। ठीक है, तो प्रशासन की इकाइयां थी ये। इसका मतलब क्या है? प्रशासन में वो लोग क्या करते थे? भागीदार बनते थे, बल्कि अपने स्थानीय जो क्षेत्र है उसका प्रशासन करते थे। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये बहुत ही प्राचीन काल से व्यवस्थाएं हैं, इनकी अवधारणाएं हैं अस्तित्व में। अगर आपने चोल काल पढ़ा हो तो चोल काल में भी स्थानीय स्वशासन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। ठीक है। हालांकि आधुनिक काल में अगर कहें, उसके बाद बहुत सारे आक्रमण हुए, वो लोगों ने अपने अपने तरीकों से प्रशासन किया। उसके बाद अंग्रेज लोग आए और अंग्रेजों में एक बहुत ही उदारवादी व्यक्ति थे। वो थे लॉर्ड रिपन। क्या नाम थे? क्या नाम था? यस, लॉर्ड रिपन। ओके। एक लिटन था, एक रिपन था। लिटन दुष्ट था। ठीक है, उसने भारत के हित में काम किया, लेकिन जो लॉर्ड रिपन थे उन्होंने बहुत सारे काम जो है भारत के हित में किए। तो 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए, स्थानीय स्वशासन को लेकर एक संकल्प लिया था। इसको बोलते हैं स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं? स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। तो स्थानीय स्वशासन का जो मैग्ना कार्टा है वो किसने दिया? यस, लॉर्ड रिपन ने। और इसीलिए इनको बोलते हैं स्थानीय स्वशासन के पिता। स्थानीय स्वशासन के पिता। हालांकि प्राचीन काल से भारत में अस्तित्व में था। क्या बोलते हैं? स्थानीय स्वशासन के पिता। ओके, याद कर लीजिए, फैक्ट्स है, नोट कर लेना इसको। ओके, देखिए हमारे जो देश में है, जो प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं, ये इकाइयां हैं, एक तरह से कहेंगे केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, और उसके बाद क्या होगा? स्थानीय स्वशासन हो गया। तो केंद्र पूरे देश में प्रशासन कर रहा है। ठीक है, राज्य महत्वपूर्ण जिलों में है, शहरों में है। लेकिन अगर एक छोटे से दूर दराज के गांव में कोई सुविधा पहुंचानी है, कोई योजना पहुंचानी है, चाहे प्राथमिक विद्यालय को लेकर हो, या दो अपराह्न जो भोजन है फ्री उनको लेकर हो, या गैस सुविधा को लेकर हो, गैस कनेक्शन को लेकर हो, या मुफ्त बिजली कनेक्शन को लेकर हो, तो अब उसके लिए क्या है? स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता होगी। ठीक है, बिना स्थानीय जो शासन है उसके बिना केंद्र सरकार की योजनाएं या राज्य सरकार की योजनाएं प्रत्येक व्यक्ति तक, यानी कि न्यूनतम जो सबसे निचले स्तर का व्यक्ति है उस तक नहीं पहुंच सकती। सबसे निचले स्तर का मतलब है जो सबसे पिछड़ा हुआ है, गरीब है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, वैसे तो नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उसमें एक अनुच्छेद 40, और उसमें संविधान में व्यवस्था की गई ग्राम पंचायतों का गठन या ग्राम पंचायतों की रचना है, उसमें था। लेकिन वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि अगर उसमें बहुत सारी बातें हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, समान कार्य के लिए समान वेतन, लेकिन नहीं मिलता है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अगेंस्ट आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि जी संविधान में तो ये बात लिखी है लेकिन इसको सरकार जो है पूरा नहीं कर रही है। वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि नीति निर्देशक तत्व, यानी कि ऐसे आदर्श हैं कि राज्य, यानी कि जो सरकार है, चाहे राज्य या केंद्र हो, जब भी अपनी नीतियां बनाएगा तो इन सब बातों को ध्यान में रखेगा, यानी कि इन सब बातों की क्या है? इन सब बातों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, हालांकि सरकार कर रही है, जैसे उसमें लिखा है कि सभी को क्या है? सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। ठीक है, तो आरोग्य जो स्वास्थ्य योजनाएं जो मिले, ठीक है ना, तो सरकार ये प्रयास कर रही है। ठीक है, इसके लिए योजनाएं लाए, सबको आवास मिले, घर मिले, तो इसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई, इसके लिए भी योजनाएं लाई गई हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर सरकार ऐसा नहीं कर रही है तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते।
ठीक है, नहीं जा सकते। तो नीति निर्देशक तत्व में जो भी बातें हैं वो क्या है, नीति बनाने के लिए। ओके, तो जब उन्होंने देखा सरकार ने कि भाई नीति निर्देशक तत्व में है, लिख भी दिया, लेकिन बहुत सारे जो राज्य हैं उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल भी उस पर कोई वर्क ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इन्होंने संविधान में संशोधन किया, 73वां संविधान संशोधन किया, और डेट नोट कर लीजिए 25/4 यानी कि 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल 93 में, 25 अप्रैल 93 में ये, ओके, 25 अप्रैल 93 में संशोधन हुआ और संविधान में एक नया भाग जोड़ा, भाग 9। अब भाग 9 जोड़ा तो उसमें अनुच्छेद भी जोड़ेंगे, तो अनुच्छेद जुड़े 243 से क से अण तक, क से अण तक, यानी कि टोटल अनुच्छेद हो गए 16, ये याद कर लेना। ओके, भाग 9 जोड़ा, ओके, भाग 9 जोड़ा, अनुच्छेद जोड़ा, और अनुसूची 11 जोड़ी, अनुसूची 11 जोड़ी। ओके, और इसमें 29 विषयों को रखा गया, यानी कि 29 विषयों पर ये काम करेंगे। और इसका जो ढांचा है त्रिस्तरीय बनाया गया, त्रिस्तरीय बनाया गया। अभी गांव के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो गांव के संदर्भ में क्या होगा, त्रिस्तरीय ढांचा होगा। एक होगी ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद होगी पंचायत समिति, और एक होगी जिला परिषद। क्या होगी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और क्या होगी, जिला परिषद। ग्राम पंचायत आपको मालूम ही, एक गांव या एक, अगर छोटे छोटे गांव हैं तो एक या एक से अधिक गांव की ग्राम पंचायत होगी। ओके, उसका प्रधान होता है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हुए हैं। पंचायत समिति जिसको बोल देते हैं ब्लॉक, ठीक है, या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, ठीक है ना, तो इसको बोल देते हैं ब्लॉक। तो जब कई बहुत सारे गांव जब मिल जाते हैं, बहुत सारे गांव के जो प्रधान होते हैं, ठीक है, उनकी सबकी एक समिति बनती है, उसको बोलते हैं पंचायत समिति। ओके, बहुत सारे गांव। अब एक जिले में बहुत सारे पंचायत समिति, यानी कि गांव का एक ग्रुप, गांव का ये ग्रुप, गांव का ये ग्रुप, गांव का ये ग्रुप, तो इनका एक एक हेड होगा। ओके, एक एक प्रमुख होगा, और वो सदस्य होगा जिला परिषद का। वो जिला परिषद में पंचायत समिति के जो भी प्रमुख होंगे, पंचायत समिति के जितने भी प्रमुख हैं एक एक, वो जिला परिषद के सदस्य होंगे। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा जो उस क्षेत्र के लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, उस क्षेत्र के विधान परिषद के सदस्य, ठीक है, नगर पालिकाओं के जो प्रतिनिधि हैं कुछ वो, ओके, और इसके अलावा कुछ और व्यक्ति इसके सदस्य होंगे। और इसमें ये अनिवार्य कर दिया गया है कि 1/3 इसमें महिलाएं होनी सदस्य अनिवार्य हैं, इसमें भी 1/3 और इसमें भी 1/3। एफ मतलब फीमेल, महिलाएं अनिवार्य है, ये इसमें भी है और इसमें भी है। आएंगे अभी इधर। अब ये देखिए, ये क्या करते हैं, आपने सुना होगा वीडियो होता है, वीडियो की पोस्ट वगैरह भी निकलती रहती है, वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो जो सरकार पैसा पहुंचाती है, जो सरकार का क्या होता है, एक प्रतिनिधि होता है, एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, तो वो वीडियो के माध्यम से क्या होगा, पैसा इनको मिलेगा। ठीक है, ब्लॉक स्तर में क्या होता है, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। क्या होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यस। तो उसके माध्यम से, और जो पंचायत समिति के प्रमुख होंगे वो मिलकर दोनों काम करेंगे। और जिला परिषद में होता है चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि आईएएस रैंक का ऑफिसर, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, सीडीओ जिसको बोल देते हैं, ठीक है ना। बाद में यही लोग क्या बनते हैं, डीएम बनते हैं। तो चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, तो प्रशासनिक अधिकारी दोनों मिलकर, ये सब लोग मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं या योजनाओं को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। इनको जो पैसा है, कुछ टैक्स लगाते हैं ये लोग, ठीक है, उसके माध्यम से मिलता है। मनोरंजन कर वगैरह लगता है, जैसे कई जगह मेले का आयोजन होता है, तो मेलों का पैसा जो भी दुकान वगैरह लगाएंगे वो पैसा किनके पास जाएगा, इन लोगों के पास जाएगा। इसके अलावा धन जो है राज्य की संचित निधि से इनको धन दिया जाएगा, राज्य की संचित निधि से इनको धन दिया जाएगा। और अगर जो 5 साल से पहले अगर ये भंग हो जाती है, पंचायत हो चाहे पंचायत समिति हो, ये हो, तो इसमें क्या होगा, 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने अनिवार्य हैं। जैसा केंद्र में आप ये समझ लो, ये एक तरह से सरकार है गाँव की। भाई पूरे देश की में क्या है, प्रधानमंत्री है और उसकी क्या है, मंत्री परिषद।
ऐसी ग्राम पंचायत में प्रमुख प्रधान हो गया, या मुखिया कह सकते हैं, या सरपंच कह सकते हैं, और उसकी समिति क्या हो गई, ग्राम पंचायत। ओके। 73वें संविधान संशोधन के बाद जो पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला जो पहला राज्य है वो है कर्नाटक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। देखो मैंने तीनों साथ लिख दिए ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। यह है 93 के बाद, 93 के बाद, ठीक है, इनको इंप्लीमेंट करने वाला कौन सा है, कर्नाटक। ओके। लेकिन इसका शुभारंभ जो है 2 अक्टूबर 59 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर 59 को राजस्थान के नागौर जिले में इसका शुभारंभ किया गया, और इसके बाद 11 अक्टूबर को किया गया 59 में ही आंध्र प्रदेश में। तो राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में 59 में हुआ, और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ। ओके। देखिए वैसे तो डीएम अधिकारी होता है पूरे जिले का, लेकिन डीएम क्या होता है भाई, वो अलग क्षेत्र से आया होता है, जो अलग अलग गांव की अलग अलग समस्याएं हैं तो वो तो उसको मालूम नहीं हो सकती, और अगर मालूम करने का प्रयास करेगा तो उसमें बहुत सारा समय उसका व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है। तो डीएम भी होता है, एडीएम भी होता है, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश भी होता है। तो ज़्यादा अच्छी तरह से उस क्षेत्र की समस्याएं और उसका समाधान कौन बता सकता है, वहाँ के लोकल लोग। ठीक है। तो इसी के लिए ये सब व्यवस्थाएं की गई, पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जब तक गांव में जीवन का आधार जो है लोकतांत्रिक नहीं होगा, जब तक गांव में जीवन का आधार लोकतांत्रिक नहीं होगा, तब तक हमारे देश में वास्तविक लोकतंत्र नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो अगर ये सब व्यवस्थाएं हैं तो लोगों को लगता है क्या है, हम क्या है, लोकतंत्र में रह रहे हैं। भाई चुनाव हो रहा है, चाहे मुखिया का हो, प्रधान का हो, या पंचायत समिति में लोगों का हो। ठीक है ना। तो उनको लगता है हमारे देश में लोकतंत्र है और उसी सिस्टम से काम चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब शहरी क्षेत्रों में भी के लिए इन्होंने क्या काम किया, स्थानीय स्वशासन के लिए 74वां संविधान संशोधन किया, जो 1 जून 93 में किया, 1 जून 93 में, यस 93 में किया, और इसमें भाग 9 जोड़ा और इसमें भाग 9 क जोड़ा है। ध्यान रखिए, पहले ग्राम वाला आएगा, उसके बाद शहरी स्थानीय स्वशासन, गांव का स्थानीय स्वशासन, उसके बाद शहर वाला। तो 9 क जोड़ा, और उसमें भी 243 त से यच तक जोड़ दिए। 12वीं अनुसूची जोड़ी। पूछते हैं 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, ठीक है ना, 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, ठीक है, ग्राम पंचायत से। ठीक है। और नगर निगम नगर पालिका अनुसूची 12, इसमें 18 विषय दिए गए हैं। 18 विषयों पर ये काम करेंगे, 18 विषयों पर ये काम करेंगे। ओके। अब इसमें भी त्रिस्तरीय ढांचा है। इसमें जैसे नगर पंचायत हो गई, नगर परिषद होगी, नगर निगम हो गए। एक्चुअल में तीनों नगर पालिकाएं हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखिए जो नगर पालिका, ये नगर परिषद को हम नगर पालिका बोलते हैं व्यवहारिक रूप में। ठीक है ना। तो नगर पंचायत वो क्षेत्र है, जैसे जो शहरी क्षेत्र है, शहर के पास के जो गांव हैं, धीरे धीरे वहाँ प्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है, मकान बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, आबादी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ऐसे क्षेत्र जो धीरे धीरे शहर में कन्वर्ट हो रहे हैं, शहर में मिल रहे हैं, तो ऐसी जगह क्या होगा, नगर पंचायत। क्या होगा, यस, नगर पंचायत। ओके। और नगर पंचायत, ठीक है, उसके बाद होगी नगर परिषद, जब जनसंख्या थोड़ा सा बढ़ गई कितनी, मतलब 20,000 से प्लस हो गई, 20,000 से लगभग प्लस हो गई, 5 लाख से कम है, तो वहां क्या होगी, नगर परिषद होगी। ओके। और 5 लाख से ज्यादा है तो वहां क्या होगा, नगर निगम होगा। क्या होगा, नगर निगम होगा। जैसे आपने देखा होगा उत्तराखंड में रुड़की नगर निगम है, या आप कह सकते हैं जो बड़े शहर है, जैसे लखनऊ में नगर निगम है, और मुंबई में है, कलकत्ता में है, ये बड़े बड़े शहरों में क्या है, नगर निगम है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ भी ये मैंडेटरी है, अनिवार्य किया गया है कि इनमें महिलाओं की जो संख्या होगी वो 1/3 होगी, यानी कि 1/3 जो है 33% क्या होगी, महिलाएं सदस्य होंगी इनमें। ओके। टेन्योर इसका
भी 5 साल का होगा, वही 6 महीने। अगर भंग हो गई ये तो क्या होगा, 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होगा। इसमें एक एक्स्ट्रा ये है कि इसमें SC ST का भी आरक्षण है, SC ST का भी इनमें आरक्षण होता है। जैसे विशेष क्षेत्र से आपने सुना होगा कि जो SC कैंडिडेट ही वहां से प्रधान खड़ा होगा, ठीक है, चुनाव के लिए, तो ऐसे होता है। तो SC ST का भी इसमें आरक्षण है। और पहली जो नगर निगम है 1687 87 में मद्रास में बना दी गई। 87 में मद्रास में बना दी गई कौन सी, पहली नगर निगम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 87 मद्रास पहली नगर निगम। ओके, अब ये देखिए जो नगर परिषद है भाई, इनके काम की, भाई नगर पंचायत क्या है, गांव से, भाई जब गांव शहर में मिलेगा तो किसकी आवश्यकता होगी, सबसे पहले रोड की होगी, बिजली के खंभों की होगी, ठीक है ना। तो ये सब चीजें धीरे धीरे ये बना रहा है, छोटी मोटी रोड बना दी। ओके, अब नगर परिषद में आ गया, जनसंख्या बढ़ी तो वो क्या करेगा, यस, पानी की सुविधा देगा, बिजली की, सीवर लाइन की, सड़क रिपेयर की, सफाई की, प्राथमिक स्कूल जो होंगे, जो इस नगर पालिका के पास के प्राथमिक स्कूल होंगे उनकी व्यवस्था देखेगा, जो छोटे अस्पताल हैं उनकी स्थापना, और जन्म और मृत्यु का ब्यौरा भी यही रखेगा, जन्म मृत्यु का ब्यौरा भी ये रखेगा, और जो छोटे मोटे पार्क हैं उनकी व्यवस्था भी ये करेगा, उसकी साफ सफाई मेंटेन कौन देखेगा, नगर परिषद। ओके, इसके हेड को क्या बोलते हैं, यस, चेयरमैन बोल देते हैं। ओके, नगर निगम में क्या है भाई, ये बन गया, अब इसके बाद जनसंख्या और बढ़ी तो ये व्यवस्था तो उन्होंने सब कर ही रहे हैं, पार्क वगैरह। अब एक्स्ट्रा एडिशनल और क्या जुड़ गया, इसमें जुड़ गया जैसे स्कूल, ठीक है, स्कूलों की व्यवस्था, स्कूलों का प्रशासन, अग्निशमन फायर ब्रिगेड की व्यवस्था, ठीक है, अस्पतालों की व्यवस्था, कोई बीमारी है, महामारी है, उसकी रोकथाम के लिए काम करना, जो आजकल चल रहा है। इससे पहले भी क्या करते हैं, मलेरिया का प्रकोप भी हर साल आता था, तो क्या करते थे, आपने देखा होगा व्हाइट एक धुआं का छिड़काव करते रहता है, ठीक है, ताकि मलेरिया के मच्छर मर जाए। तो वो सब काम कौन करा रहा है, नगर पालिका, ठीक है ना, या बड़े शहरों में नगर निगम। महामारी की रोकथाम में भी बहुत ज़्यादा इनका कार्य है। और चिड़ियाघर को मेंटेन करना भी नगर परिषद, या मतलब अब तो नगर निगम, बड़ी संख्या हो गई, चिड़ियाघर वहीं होगा, ठीक है, म्यूजियम, ठीक है, तो ऐसे से काम कौन करेगा, ये, यानी कि इसके बाद काम है इसका बढ़ जाएगा, इसके बाद काम बढ़ जाएगा इसका। ओके, क्लियर। अब देखो संविधान में भाग 9 जुड़ गया, भाग 9 क जुड़ गया, एक और भाग जोड़ा है, नोक है, संशोधन 97 से 97 से। इसमें क्या है, सहकारी समितियों से संबंधित है, और इसको सहकारी समितियों को बनाना एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो नोक है भी लिख दिया मैंने ताकि कंफ्यूज ना हो आपको। 9 में ग्राम पंचायत, 9 क में नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, और 9 ख में क्या होगा, सहकारी समितियां। तो क्वेश्चन लिखने से पहले देखिए, अच्छा ये बताइए, कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए आपके बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, बहुत सारे अभी तक एग्जाम हुए हैं, बचपन से जब से आपने पढ़ना शुरू किया बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, या नहीं भी अगर पढ़ाई कर पाए तो बहुत सारे एग्जाम आपके होते रहते हैं, ठीक है। कुछ लिखित होते हैं जो एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन के माध्यम से होते हैं, स्कूलों में होते हैं, और कुछ आपके जीवन में बहुत सारे आपके जो परीक्षाएं हैं होती रहती हैं। लेकिन एक विषय ऐसा है उसकी परीक्षा हर रोज होती है, और उसका सीधा सीधा प्रभाव आपके जीवन पर, आपसे जुड़े लोगों पर, आपकी खुशियों पर, आपके उद्देश्यों पर, आपकी समृद्धि पर, आपके पद पर, आपकी प्रतिष्ठा पर, सब पर पड़ता है। बताइए जरा वो विषय क्या है, बताइए जरा। यस, पेशेंस, धैर्य, ठीक है। तो धैर्य की परीक्षा आपके दोस्तों के बीच हो रही होगी, दोस्तों के बीच भी होती है। आपके विशेष सबसे ज़्यादा परीक्षा आपके परिवार में जब आप बैठते हैं किसी विषय पर बात करते हैं तब धैर्य की परीक्षा होती है,
ठीक है, बाहर जा रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तब आपके धैर्य की परीक्षा होती है। और वही व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा सफल रहता है, बहुत ज़्यादा खुश रहता है, बहुत ज़्यादा समृद्ध रहता है और लोगों की भी मदद कर सकता है, देश के विकास में योगदान कर सकता है। वही कर सकता है जो इस धैर्य की परीक्षा में सबसे ज़्यादा पास होता है। अंक भले ही ना मिले, लेकिन जो बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल कुशलता के साथ पास होता है, बार बार पास होता है, डेली पास होता है, तो निसंदेह उसका जो भविष्य है बिल्कुल बहुत ही अच्छा होगा, सुनहरा होगा, और लोगों का भी वो भविष्य बना पाएगा और खुश रहेगा। मजे की बात, खुश रहेगा, समृद्ध रहेगा, संपन्न रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। आपको क्या है, अपनी जो धैर्य की कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है। जो आजकल का परिवेश है, कोविड-19 को लेकर महामारी फैल रही है, बहुत सारे लोग हतोत्साहित हैं, डिमोटिवेट हैं, ठीक है, निराश हो चुके हैं, पढ़ाई छोड़ चुके हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने धैर्य को बनाए रखना है, लगे रहना है धैर्य के साथ, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, ठीक है। ऐसे ही दुनिया में कुछ नहीं मिलता, सब कुछ करना पड़ता है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, ठीक है, तब आपको कोई चीज़ हासिल होती है, ठीक है। अपने आप कुछ नहीं मिलता। तो धैर्य बनाए रखिए और मजबूती से लगे रहिए और कोशिश कीजिए प्रतिदिन डिमोटिवेट हो, ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए जो आपको मोटिवेट, ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको उत्साहित करें, ना कि जो डिमोटिवेट करें। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर हो जाइए, बिल्कुल बिना देर किए, जो हर बात में डिमोटिवेट करते हैं। खैर, आइए क्वेश्चन लिखिए फटाफट। ये लिखिए, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा की घोषणा किसने की? स्थानीय स्वशासन के मैग्ना कार्टा की घोषणा किसने की? स्थानीय स्वशासन के पिता किनको कहा जाता है? यस, हाँ, एक बात और देखिए, ये तो हाँ बता दिया मैंने, नगर पालिका जो है या नगर परिषद जो है, इनके हेड को चेयरमैन बोलते हैं और इसको नगर निगम वाले को बोलते हैं महापौर या मेयर। क्या बोलते हैं? महापौर या मेयर। आगे, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? सहकारी समितियों को लेकर कौन सा संशोधन किया गया? बताया था मैंने, कौन सा संशोधन किया गया, और साथ ही संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? ग्राम पंचायत को लेकर कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत को लेकर कितने विषय निर्धारित किए गए हैं जिस पर वो काम करता है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनमें महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण हैं? यस, कार्यकाल तो खैर छोड़िए। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला पहला राज्य? यस, सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम किस राज्य में लागू हुआ और किस जिले में? यस, पहला नगर निगम किस शहर में बना और कब? सहकारी समितियों से संबंधित संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया और किस संशोधन के द्वारा? देखिए, इनकी कमाई भी होती है, मतलब ये लोग, इनको आमदनी कैसे होती है? जैसे मैंने बताया, मनोरंजन कर लगाकर, हाउस टैक्स लगाकर, वाटर टैक्स लगाकर, या जैसे जब आप कोई नक्शा अप्रूव कराते हैं, मकान का नक्शा अप्रूव कराते हैं और वहाँ चलिए खैर इसको छोड़ देते हैं, वो अलग थोड़ा सा विषय है। तो मनोरंजन कर, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, ठीक है ना। और इसके अलावा जो सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, वो इनको
पैसा मुहैया कराती है, धन उपलब्ध कराती है और उसके माध्यम से ये लोग काम करते हैं। तो स्थानीय स्वशासन हमने देख लिया कि इस तरह से हमें मालूम चल रहा है कि हम क्या है, लोकतंत्र में हम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि भाई हम भी वोट देते हैं। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत सारे बातें समझ में आ गई होगी और बहुत सारे आपको इसमें फैक्ट्स भी मिल गए होंगे। ओके, तो आज के विषय का समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। और इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।